नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और देश में डीएपी यानी डाई अमोनिया फॉस्फेट की कमी हो रही है। रबी सीजन की बुआई कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी, लेकिन मांग होने के बावजूद भी किसानों को पूरी सप्लाई नहीं मिल रही है। परेशानी की बात यह है कि ऐसा लगातार दूसरे साल है, तो आगे जाकर क्या निकाल रह सकता है इसमें, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं फॉर्मर यूनियन एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन। सिराज जी नमस्कार। और क्लियरली फर्टिलाइजर एक ऐसी स्टोरी है जहां पर लगातार हम कुछ ना कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स आता हुआ देखते रहते हैं, और डैप की जो हेडलाइंस निकल के आ रही हैं, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी कंसर्न है ये? नहीं, देखिए, इस वक्त किसानों के लिए बहुत बड़ी कंसर्न है और हम समझते हैं सरकार के लिए भी बहुत बड़ी कंसर्न है, क्योंकि कई सालों से गवर्नमेंट की ये कोशिश रही है कि यूरिया का कंजम्पशन कुछ स्टेट्स में जहां एक्सेसिव है वहां कम हो और फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर का कंजम्पशन ज्यादा हो। लेकिन हो ये रहा है कि ग्लोबल प्राइसेस हायर होने की वजह से प्राइवेट कंपनीज डीएपी का इंपोर्ट नहीं कर पा रही थी, और उसकी वजह यह है कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी 21,911 रुपए पर टन, वो अ, नाकाफी थी। हम्म। तो अब आगे जाकर अब इसका क्या सोल्यूशन बनता हुआ देखते हैं आप? आपको लगता है अभी तक कुछ सिचुएशन यहाँ पर बेहतर हो जाएगी? देखिए, पर टन करीब करीब 6,000 रुपए का लॉस हो रहा था। जो रिटेल प्राइस है 27,000 रुपए पर टन, और जो सब्सिडी है जैसा कि मैंने बताया। फिर जी। गवर्नमेंट ने अभी इसी महीने या शायद पिछले महीने एक एडिशनल पैकेज अनाउंस किया 3,500 रुपए पर टन का। उसके बावजूद 2,500 रुपए पर टन का लॉस है। तो अब ये बहुत जल्दी में ये लॉस कैसे पूरा होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी अगर जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, वो अगर कोशिश करें तो ये आ सकता है, चाइना से आ सकता है या और कहीं से, कनाडा से आने में तो ज्यादा वक्त लगेगा। तो इस वक्त ये सिचुएशन थोड़ी सी मैं कहूंगा अनफॉर्चुनेट। हम्म। सिराज जी, हमने पिछले कुछ समय से ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर को लेकर काफी कुछ देखने को मिल रहा है। जिस तरह का मिक्स है इंडिया में एज ऑफ नाउ, कैसे देखते हैं आप उसे? और आपको लगता है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत यहाँ पर भी है? इवन एज सरकार की तरफ से काफी इंसेंटिव, सब्सिडीज और पॉलिसी मेजर्स यहाँ पर हमने आता हुआ देखा है, लेकिन प्रॉब्लम एट लार्ज अभी भी है। देखिए, बहुत सालों से गवर्नमेंट की ये कोशिश रही है कि यूरिया पे सब्सिडी किसी तरह कम हो जाए या यूरिया का कंजम्पशन कम हो जाए। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने 50 किलो के यूरिया के बैग को पहले 45 किलो किया, फिर उसकी नीम कोटिंग कराई कि किसी तरह यूरिया का कंजम्पशन कम हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। डीबीटी के बारे में बहुत बातचीत होती रहती है, वो नहीं हो पाया क्योंकि इस पे कोई पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना आसान नहीं है। आप जानती हैं कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो बातचीत है वो तकरीबन ब्रोकन है। तो इस पे कोई कंसेंसस नहीं बन पाया, और पिछले साल में बहुत ज्यादा सब्सिडी फर्टिलाइजर पे दी गई। करीब करीब 2 ट्रिलियन रुपीस की सब्सिडी दी गई। इस साल बजट एस्टिमेट सिर्फ 1.6 ट्रिलियन का है। तो हम समझते हैं कि अब शॉर्ट टर्म में तो इसको इंपोर्ट करके पूरा करना चाहिए, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी, इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई है, रबी की फसल बहुत अच्छी होने की उम्मीद है। पोटैटो में, मस्टर्ड में, व्हीट में, इसमें सब में डीएपी की जरूरत पड़ेगी। तो इस वक्त तो इसको पूरा करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो आगे चल के जब बनेगी तो बनती रहेगी। राइट। सिराज जी, ये तो डीएपी की बात हुई, लेकिन जो पूरा पिछले 2-3 दिन से सारी कॉन्वर्सेशन होलसेल के भाव गिरने और रिटेल के नहीं गिरने पर है, आप उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने ये सिनेरियो चावल में प्ले होता हुआ देखा था, इवन एज चावल ज़्यादा था और यहाँ पर था, उसके बावजूद भी हमने रिटेल में स्पेशली बासमती में उसे पास ऑन होते हुए नहीं देखा। खाने के तेलों में अच्छी खासी तेज़ी है। पल्सेस की बात ऑफकोर्स यहाँ पर कल कॉमर्स सेक्रेटरी ने की ही है। हम बार बार इसके ऊपर चर्चा भी करते रहे कि कैसे होलसेल में फार्म गेट पे प्राइसेस गिरते हैं लेकिन रिटेल में नहीं गिरते। देखिए, ये बहुत बड़ा डिबेट बहुत सालों से है, लेकिन आपके व्यूअर्स को ये भी याद रखना चाहिए कि पिछले साल आप देखिए कि रिटेल के भाव ज्यादा गिर रहे थे, होलसेल के भाव नहीं गिर रहे। तो ये कभी-कभी सिचुएशन रिवर्स भी हो जाती है। इसकी मेन वजह ये है कि सप्लाई चेन में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और उन प्लेयर्स के होने की वजह से वो इनएफिशिएंट होती हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है वो भी हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी बेनिफिट पहुंचा दे कंज्यूमर्स को। जब मौका लगता है प्राइसेस से कुछ फायदा उठाने का, तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल भी उस मौके को छोड़ती नहीं है। हम समझते हम्म। हैं कि गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है, कम से कम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भारत आटा, भारत राइस, भारत दाल, कम से कम कुछ बड़े शहरों में, दिल्ली में और चंद शहरों में वो कोशिश हो सकती है कामयाब। लेकिन अल्टीमेटली तो ये एक सप्लाई चेन का इशू है, और ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी से कुछ सॉल्व हो सकता हो।
इसकी एक वजह ये भी है कि इतनी तरह की रिस्ट्रिक्शंस स्टॉकिंग पे, इसी एक्ट की लिमिट, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, इतनी तरह की लिमिट लगती हैं कि उसमें उसके स्टोरेज में इंसेंटिव नहीं दिखाई देता है ट्रेड को, और बल्कि ट्रेड भी बहुत परेशान रहती है कि मालूम नहीं किस चीज पे कब इसी एक्ट की रेस्ट्रिक्शन लग जाए। जी, एक्चुअली सिराज जी, पहले हमने देखा था सरकार ने यहाँ पर एडिबल ऑयल इंडस्ट्री को बुलाया था और उनको कहा था कि क्योंकि अब इंपोर्ट ड्यूटी में फेरबदल किया है, लेकिन जो पहला स्टॉक है वो पुराने प्राइस पे ही बिकना चाहिए। अब हमने ये दालों के साथ भी होता हुआ देखा है कि सख्त कदम उठाए जा सकते हैं अगर दालों वालों ने ये जो प्राइस डिक्लाइन है ये पास ऑन नहीं किया। सरकार पुश करती रह सकती है, लेकिन जैसे आपने कहा कि जिस तरह की लंबी वैल्यू चेन यहाँ पर है, डिस्पैरिटीज़ हैं, लोकेशन बेस्ड यहाँ पर इश्यूज भी हैं, कोई बहुत जल्दी इसका निकलता हुआ देखते हैं आप? ऑल्सो द रीज़न मैं आपको ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि फेस्टिविटीज़ हैं सामने और सरकार कहीं ना कहीं चाहेगी कि भाव ठीक हो जाए। देखिए, ये अब पल्सेस के मामले में हमने कई बार लिखा भी है, इंडियन पल्सेस ग्रेन एसोसिएशन की मीटिंग में आप भी थी और आपने भी देखा है कि वहाँ किस तरह की बातें होती हैं। अब ये ऐसे प्राइवेट ट्रेड को ऐसे थ्रेटन करने से तो होता नहीं है काम। अच्छी खबर ये है कि तूर के का एरिया बढ़ा है, और जब एरिया बढ़ा है तो दिसंबर जनवरी में जब वो क्रॉप हार्वेस्ट होगी तो तूर के दाम गिरेंगे, और जब तक दाम नहीं गिरते हैं तब तक जो गरीब कंज्यूमर्स हैं वो तो तूर की जगह चने की दाल खाने लगेंगे, उनकी शिफ्टिंग हो जाती है दूसरी किसी दाल में। लेकिन जो मिडिल क्लासेस हैं, जरा बेहतर इनकम वाले कंज्यूमर्स हैं, वो ज्यादा दिक्कत में होते हैं। तो इसका कोई बहुत इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है। हम नहीं समझते कि इसी एक्ट से ये मामला हल हो सकता है। जी, सिराज जी, एक फाइनल सवाल रबी के ऊपर, और ऑफ कोर्स अगेन यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक बेहतरीन ये सीज़न रह सकता है क्योंकि बारिश देर तक हुई, अच्छी भी हुई है। आप एक ओवरऑल इनिशियल सिनेरियो कैसा उभरता हुआ देखते हैं? नहीं, देखिए, रबी के लिए तो बहुत अच्छी मॉइस्चर लेवल्स बहुत अच्छे हैं, रिजर्वायर लेवल्स बहुत अच्छे हैं। जहां तक मुझे मालूम है सीड का अवेलेबिलिटी अच्छी है, लेकिन जाहिर है कि डीएपी की अवेलेबिलिटी चाहिए। अब अगर पोटैटो फार्मर्स हैं, पोटैटो फार्मिंग यानी कि पोटैटो की शुरू हो रही है अब सीडिंग, जो सोइंग है। तो अब अगर टाइम पे डीएपी अवेलेबल नहीं होगा तो जाहिर है कि पोटैटो की क्रॉप उससे अफेक्ट होगी। कुल मिला के रबी का बहुत पॉजिटिव आउटलुक है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जो खरीफ की फसल आ रही है उसमें गवर्नमेंट के सामने चैलेंज है कि कम से कम सोयाबीन फार्मर्स को एमएसपी तो मिले। हम्म ऑलराइट, तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ यहाँ पर ये कॉन्वर्सेशन खत्म करेंगे कि रबी में यहाँ पर पानी, रिजर्वॉयर, सीड सबकी अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है। ऑफकोर्स डीएपी को लेकर कुछ चिंताएं यहाँ पर ज़रूर हैं। ऑफकोर्स सरकार उसके ऊपर क्या करती है उसके ऊपर नजर रहेगी। सिराज जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कॉन्वर्सेशंस पर अपनी राय भी देने के लिए। ये तो बात हुई ओवरऑल एग्रीकल्चर की और डैप पे ऑफकोर्स हमने यहाँ पर फोकस किया है, लेकिन बात अब यहाँ पर चावल की कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जब से सरकार ने एक्सपोर्ट अलाउ किया है हमने देखा है कि भारतीय बाज़ारों में भाव 10 से 15% तक चढ़ गए हैं। 10% तक की गिरावट यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन क्या ये ट्रेंड आगे लगातार जारी रहेगा, कैसे इसे देखना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विजय सेठिया जी हैं। विजय जी, लास्ट वीक ऑफ सितंबर में अनाउंसमेंट हुई थी एक्सपोर्ट्स को लेकर और एक के बाद एक हमने वो नोटिफिकेशंस आते हुए देखे, और तब से अब तक जो कि 10-12 दिन का पीरियड है, 10 से 12% की तेज़ी हमने चावल के प्राइसेस में घरेलू बाज़ारों में आते हुए देखी है। कैसे देखते हैं आप ये ट्रेंड? अब आगे जाकर आप कहेंगे ये चीज़ फैक्टर इन हो चुकी है या कुछ और तेज़ी बाकी है चावल में भारतीय बाज़ारों के लिए? मेरे को आंसर करना है विजय सेठिया को। हाँ जी विजय जी। हाँ, अच्छा, ऐसा है कि जो गवर्नमेंट ने एमईपी और उसके बाद ये नॉन बासमती में जो भी डिसीजन लिए, देखो उससे मार्केट में करेक्शन तो आना था जी। क्योंकि अगर आप पहले कंज्यूमर के लिए चावल को सस्ता कर रहे थे, अब आपने फार्मर का इंटरेस्ट वॉच किया, तो जैसे ही गवर्नमेंट ने ये किया तो मार्केट में वो करेक्शन आई है। बासमती के अंदर भी किसानों को जो 22-23 रुपए का रेट मिल रहा था, एक बार वो 30 रुपए पहुंच गया था और उम्मीद थी शायद और ऊपर जाएगा, लेकिन ईरान और इधर इजराइल में जो वॉर शुरू हुई, क्योंकि ईरान, लेबनान और इजराइल तीनों ही इंडियन बासमती के कस्टमर हैं, और वहाँ पे प्रॉब्लम आने से दोबारा यहाँ मार्केट में थोड़ा सा पैडी प्राइसेस कम हुए हैं और होलसेल बासमती प्राइसेस भी कम हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा दबाव बना हुआ है बासमती पे, और अगर जल्दी हालात इधर ईरान की तरफ ठीक नहीं होते तो दबाव बना रहेगा, क्योंकि बम्पर क्रॉप है बासमती की, उसका प्रेशर है। और नॉन बासमती में मैं समझ रहा हूँ कि
जो ये 490 का गवर्नमेंट ने रेट दिया हुआ है, उसके आसपास बिजनेस शुरू थोड़ा हुआ है, लेकिन बायर अभी 490 को इंडियन प्राइस को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि 25% ब्रोकन राइस जो है वो इस रेट पे लोगों का बिकेगा नहीं, और उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा में एक्सपोर्ट होती है। तो ये थोड़ा सा है, अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को विचार करेगी तो गवर्नमेंट के ऊपर जो चावल का दबाव बना हुआ है इतनी बम्पर क्रॉप का, तो उसमें गवर्नमेंट को सहूलत मिलेगी। और दूसरा, पंजाब और हरियाणा में जो राइस मिलर अभी जॉब वर्क नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे, तो उसके अंदर भी अगर गवर्नमेंट मंडियों में खर्चे कुछ कम कर दे जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, जैसे मार्केट फीस पंजाब हरियाणा में 4% नॉन बासमती आम आदमी के खाने के चावल पे ले रही है, जबकि दिल्ली में 1% है। तो उसको अगर दिल्ली के बराबर करते हैं तो यहाँ भी बाइंग अच्छी बढ़ जाएगी और मार्केट को अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी और किसानों का माल पैडी ठीक से बिक जाएगी। और दूसरा, मिलर्स की जो डिमांड है कि भाई हमें 10 रुपए में ये नुकसान आता है, तो वो क्योंकि 20 साल से 10 रुपए में जॉब वर्क करवा रही है गवर्नमेंट, तो उसको रिव्यू करके जो रैशनल बनता है 30-40 उसके लेवल पे लाना पड़ेगा, ताकि मिलर खुशी से काम करे। बम्पर क्रॉप होते हुए भी सारा कुछ सही होते हुए किसान को भी दिक्कत, व्यापारी भी अपना शोर मचाए कि मेरे को भी दिक्कत, वो ठीक नहीं लग रहा। तो इसकी जरूरत है गवर्नमेंट इंटरफेयर करे। पर विजय जी, आज जैसे आपने कहा ईरान का एक फैक्टर है, और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स जिस तरह के प्राइस करेक्शन हमने ऊपर की तरफ भारतीय बाजारों में आता हुआ देखा है, क्या प्राइसेस एक बार जो चढ़ने थे, करेक्ट होने थे ऊपर की तरफ, वो हो चुके हैं? होपफुली वो हो चुके हैं, और कोई इंडियन मार्केट में अभी ज्यादा रेट बढ़ने का कोई कारण नहीं लगता। पाकिस्तान में भी बम्पर क्रॉप है, तो वो बासमती के सीड वही इंडिया से वहां पहुंच गए, सारे वो चोरी करके ले गए और उसको मल्टीप्लाई करके, और इंडियन राइस के नाम से ही वो 11-21 को 11-21, 1509 को 1509 कह के बेच रहे हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो वो भी अब इंडियन मार्केट में डेंट कर रहे हैं। और लास्ट ईयर उनका ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट था। हमारा तो अगर 10% एक्सपोर्ट बढ़ा था तो उनका 25% के करीब बढ़ा था। तो इसका मतलब है जो उनको एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट मिली या एक्स्ट्रा सेल मिली, वो कहीं ना कहीं इंडिया का शेयर उनके हिस्से में चला गया था। खैर, गवर्नमेंट ने समझ के उसके बाद 1200 से 950 और अब उसको पूरी तरह हटाया है। गवर्नमेंट को ट्रेड की बात को ध्यान से समझना और देखना जरूर चाहिए। कोई बिजनेसमैन हर समय लालच की बात नहीं करते, कहीं नेशनल इंटरेस्ट की बात है, वो भी करनी है कि ये नॉन बासमती में फार्मर्स के लिए बहुत तकलीफ है, और गवर्नमेंट को अपना 4% का लालच छोड़ के इसको 1% करे। मार्केट में प्राइवेट ट्रेडर, गवर्नमेंट की खुद की परचेज, सब कंपटीशन में आए। ये 100% गवर्नमेंट की बाइंग वाली पॉलिसी जो है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हमें रिम्बर्स कर देती है, वो ठीक नहीं है। और इतना ओवर स्टॉक आपका बफर में चला जाता है कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन आता है तो उसका कारण है मार्केट में स्केर्सिटी है। तो गवर्नमेंट की अपनी ओवर बाइंग व्हीट और राइस में ये मार्केट को इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में ले आती है। फिर सरकार कभी फ्री बांटती है, कभी भारत चावल, कभी भारत आटा के नाम से। वो स्कीम में गवर्नमेंट का काम आटा चावल बेचना थोड़ी है, गवर्नमेंट का काम है टू गिव ए गुड पॉलिसी, दैट्स ऑल। एब्सोल्युटली। और सामने सरकार की तरफ से ये फैसला भी आता हुआ देखा है कि फोर्टिफाइड चावल की मुफ्त सप्लाई यहाँ पर आगे जाके जारी रहेगी, उसका कुछ आवंटन भी यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। लेकिन आपकी बात यहाँ पर सही है, और एक राहत वाली चीज़ जो आप हमें बता रहे हैं कि आगे जाकर जो भाव बढ़ने थे अब वो बढ़ चुके हैं, यहाँ से अब और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स इंडस्ट्री की अभी भी उम्मीद है सरकार से, देखना होगा कि आगे का समय कैसे बीतता है। विजय जी, बहुत शुक्रिया यहाँ पर साथ जोड़ने के लिए और चावल पर बात करने के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब हम वापस लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की, आपको बताएंगे कि कहाँ कमाई के मौके हैं। हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगारिया और गंगानगर कमोडिटीज़ के अमित खरे। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और सोने चांदी से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि मुनाफा वसूली अच्छी खासी अब देखने को मिली है। विकास, ऑन चार्ट्स क्या 2600 के लेवल्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में टूटते हुए दिखते हैं? हाँ मैम, कॉमेक्स में वीकली चार्ट में थोड़ा सा अर्ली है, पर एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है। अगर ये कंफर्म होता है तो कॉमेक्स में करीब करीब $70 से $80 का करेक्शन देखने मिल सकता है हमें गोल्ड में। तो वही अगर हम लोग देखें एमसीएक्स में, तो एमसीएक्स में भी वीकली में एक आरएसआई का डाइवर्जेंस बना हुआ है एंड 75,500 600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे हो रहा है। तो गोल्ड में कोई भी बाउंस बैक मिलता है 75,400 500 तो एक सेल का ही अपॉर्चुनिटी खोजना चाहिए।
75,750 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लोअर एंड पे 74,250 एंड 73,200 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। एक डिस्क्लेमर दे दूं मैं, हमारे क्लाइंटों का कमोडिटी में गोल्ड में पोजीशन हो सकता है। श्योर। विकास, हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि चांदी कब लेनी चाहिए। 90 के नीचे तो आ गई है, कुछ और नीचे जा सकती है, इंतजार करें। जी मैम, कल चांदी में एक बहुत बड़ा फॉल देखने मिला था एंड चांदी में लग रहा है कि थोड़ा और फॉल एस्केलेट हो सकता है। अगर ये 89,000 के नीचे सस्टेन करता है, कल का डेटा जो सीबीआई का डेटा है वो ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। अगर 89,000 के नीचे सस्टेन करेगा तो 87,500 तक का जो बेस सपोर्ट है इसका, वहां पे आता हुआ नजर आएगा एंड दैट कैन बी अ गुड जोक टू एक्यूमुलेट सिल्वर एट दैट पॉइंट। जी ऑलराइट, तो कुछ और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, इंतजार किया जा सकता है। निचले स्तरों पर चांदी एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं और काफ़ी हद तक वही हाल यहाँ पर सोने के लिए भी एडवाइज्ड है। मेटल्स पर एक नज़र डालनी चाहिए क्योंकि चाइना की जो रैली स्टिमुलस की थी वो थोड़ी सी फेड होती हुई नजर आई है और आज का दिन दूसरा लगातार ऐसा दिन है जब हम यहाँ पर गिरावट के साथ काम कर रहे हैं। कल देर रात कॉपर में 2% की गिरावट थी और करीबन 1% की गिरावट अब भी आपकी स्क्रीन्स पर है। जिंक में 1.25% की मंदी के साथ कारोबार है। तो जो वो मल्टी मंथ हाइज हमने काफ़ी हद तक मेटल्स में आते हुए देखे थे, इस हफ्ते थोड़ी सी वो रैली यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग में तब्दील होती हुई नजर आई है। लेकिन अब माना जा रहा है कि इस वीकेंड पे चाइना कुछ स्टिमुलस मेजर्स का एक प्रेस ब्रीफिंग कर सकता है। उस खबर के बावजूद कोई बहुत बड़ी बढ़त तेजी नहीं देखने को मिली। विकास, ये जो करेक्शन है, प्रॉफिट टेकिंग है, आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं और क्या ये बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी है? मैम, कॉपर में एक बड़े मूव के बाद 765 से 865 के मूव के बाद में कॉपर में कहीं ना कहीं बॉटम बनेगा 820-22 के लेवल्स पे, जहाँ पे फिबोनाची के सपोर्ट जोन दिए, प्राइस एक्शन के सपोर्ट जोन दिए। तो आज अगर कहीं कॉपर में डिप मिलता है 822-20 के करीब मिलता है तो 815 के एक छोटे स्टॉप लॉस में कॉपर में पोजीशन बनाया जा सकता है। बाउंस बैक में कॉपर 838 और 845 के लेवल वापस से दिखा सकता है। जी ओके, तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजीज के साथ यहाँ पर काम किया जा सकता है। ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स पे नजर रखिए। यूएस फेड नवंबर में क्या करता है, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, आने वाले 2 महीने यहाँ पर किसी भी हाल में इजी नहीं होने वाले हैं और काफ़ी हद तक यही सीन हम एग्रीकल्चर में भी शायद देखते हुए नजर आएंगे। अमित, रबी की फसल कैसी हो सकती है उस पर ऑलरेडी चर्चाएं हैं। सरकार की तरफ से नित नई कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन हम यहाँ पर प्राइस को लेकर, अवेलेबिलिटी को लेकर आते हुए देखते हैं। फेस्टिवल डिमांड सामने है, इंटरनेशनल मार्केट्स का मौसम भी देखना होगा। एग्री एज अ सेक्टर अब आप कैसे देख रहे हैं और यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के तौर पर क्या किया जाए? अच्छा मनीषा जी, जिस जिस तरीके का मौसम इस बार हुआ है, काफी अच्छा, मतलब सालों के रिकॉर्ड टूटे हैं और काफी अच्छी फसल इस बार एक्सपेक्टेड है और रबी की भी स्पेशल एक्सपेक्टेड है। जीरे की बुआई भी आने वाली है तो ऐसा लग रहा है कि अच्छी बिजाई जो है इस बार भी हो सकती है। अगर प्राइस के आउटलुक से देखा जाए तो नो डाउट थोड़ा सा प्रेशर जो है कीमतों में देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं स्पाइसेस की, तो स्पाइसेस में जो है टीएमसी और धनिया सबसे सबसे कमजोर आइटम अभी नजर आ रहे हैं। 7300 के आसपास अक्टूबर वाला धनिया में एक बिकवाली का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए। नीचे में 7000 तक के टारगेट अभी रिसेंट में धनिया में दिखाई दे रहे हैं। ऊपर में 7500 रुपए का एक स्टॉप लॉस फॉलो करके चले। टीएमसी की अगर मैं बात करूं तो 13,500 के करीब इसमें भी एक बिकवाली का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए। नीचे में 12,500 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में इसमें देखने को मिल सकते हैं। 14,100 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके चले। जीरे में हल्की सी जो है पुलबैक देखने को मिल सकती है। रैली ऊपर में 27,000 या 27,300 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। वहां से एक करेक्शन का दौर स्टार्ट होगा जो कि नीचे में एक बार 25,000 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की हॉट कमोडिटी जो कि ग्वारसीड और ग्वारगम है। इसमें भी अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एक प्रेशर, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। कीमतों में एक अच्छा उछाल आया, उसके बाद करेक्शन स्टार्ट हुआ। बिकवाली का ही ट्रेड है। अभी देखा जाए तो नवंबर वाला ग्वारसीड 5487 के आसपास है। 5520-30 के आसपास इसमें बिकवाली करके चलना चाहिए। 5600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 5330 तक के लेवल जो है ग्वारसीड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं ग्वारगम की जो रेंज अभी मेरे को दिखाई दे रही है वो नीचे में 10,800 से लेकर नवंबर वायदा की ऊपर में 11,400 की रेंज है। तो 11,400 के आसपास बिकवाली करें और 10,800 के आसपास अगर आता है तो मुनाफा बुक करें और वहां पर एक फ्रेश खरीदारी भी ग्वारगम में की जा सकती है। जी मनीष जी। नजर अब यहाँ पर डॉलर इंडेक्स पर डालेंगे क्योंकि 6 हफ्ते के हाइज पर यहाँ कारोबार है और 102 के ऊपर के स्तर हैं। इवन एज चार्ट्स पर काफ़ी लोगों का कहना था कि हम 100 के लेवल्स टूटते हुए देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और 102.6 के करीब करीब के लेवल्स फिलहाल। विकास, ऑन चार्ट अब डॉलर इंडेक्स कैसा है? मनीषा जी, ऑन चार्ट्स डॉलर इंडेक्स का जो था कि 101 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था जिसके पास से काफी दिन कंसोलिडेट करने के बाद अब इसने 102 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट दिया। तो हायर एंड पे भी इस पे क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस है
इसमें कुछ भी बड़े मूव्स 103.70 के ऊपर देखने मिलेगा। तो मेरे को लग रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे जो वीकली चार्ट्स पे जो रेजिस्टेंस है वहां तक जाके ये वापस लौटता हुआ नजर आएगा। तो 103 से 103.70 पे जितने भी रेजिस्टेंस है वहां से कहीं से रिट्रेस करेगा और वापस से एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग पे रहेगा 101.50 से 103.50 के बीच। जी मैम। ऑल राइट, तो रेंजेस हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी हैं जो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने आपके साथ शेयर की हैं। आशा है आपने नोट कर ली होंगी। बहुत शुक्रिया विकास, अमित, आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।